बहनें और पेंशन भोगी पत्रकार बंधुओं, आउटसोर्स कर्मचारी यहाँ कितने आए हैं? हाथ खड़ा करके बताइए। आउटसोर्स और जिनको पेंशन मिलती है वो भी हाथ खड़ा करके बताइए, जिनको पेंशन मिलती है। और जितने रिटायर हो चुके हैं बिजली बोर्ड की, जिनकी ग्रेजुएटी नहीं है, वो भी हाथ खड़ा करके बताइए। पीछे भी है। दो साल 10 महीने पहले हिमाचल प्रदेश में आपके आशीर्वाद से कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जब मैंने प्रदेश के खजाने का हाल जानना चाहा तो स्थिति बड़ी भयंकर थी। और ऐसी स्थिति में मुझे मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला जहां मेरे हाथ बंधे हुए थे। प्रदेश में ऐसी व्यवस्था पहले कभी नहीं थी। कभी इतनी अव्यवस्था नहीं रही जहां प्रदेश भयंकर आर्थिक संकट से गुजर रहा था। प्रदेश की संपदा को, जनता के धन को लुटा दिया गया। परिस्थितियां विपरीत थी। मैंने 1 महीने तक अपनी कैबिनेट का विस्तार नहीं किया। चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हैं यहाँ, उनसे मेरी चर्चा होती थी। चर्चा होने के बाद मैंने देखा कि इस प्रदेश पर 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ा हुआ है। और जो एरियर देना था पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 16 पे कमीशन का, उसका आज तक भी हम 10,000 करोड़ रुपया नहीं दे पाए। कोई भी सरकार सत्ता में आती है उसे आप 5 वर्ष के लिए चुनकर जाते हैं। आप तो 60 साल 58 साल तक नौकरी करते हैं। और कोई भी सरकार ये नहीं समझती है कि वो अपनी जनता को थोड़ा तंग करे, आर्थिक कठिनाई से गुजरे। कोई भी मुख्यमंत्री के मन में ये विचार नहीं होता है, चाहे किसी भी सरकार पार्टी की सरकार आ जाए। लेकिन जब हाथ बंधे हो, जेब में पैसा ना हो और जो कर्जा देने के लिए हमें कर्जा लेना पड़े, उस परिस्थिति में प्रदेश कैसे आगे बढ़ेगा? प्रदेश की स्थिति कैसे ठीक होगी? अभी कामेश्वर दत्त शर्मा जी अपने भाषण में बोल रहे थे कि 2 साल से ग्रेजुएटी तक नहीं मिली, एरियर तक नहीं मिल रहे। ये कोई मेरे द्वारा पैदा की गई स्थिति नहीं है। ये वो 40 साल से उस व्यवस्था का नतीजा है जिस व्यवस्था ने प्रदेश को आत्मनिर्भर होने से रोका है। जिस व्यवस्था ने इस सरकार, क्या पिछली कई सरकारों की जो नाकामियां हैं उसको ढकने की कोशिश की और आज हालात यहां तक पहुंच गए। अभी कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ। कैबिनेट का विस्तार पहली बार 1 महीने बाद किया गया। ऐसा क्यों किया गया? मैंने उस पार सारी परिस्थितियों को समझने की कोशिश की। कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जो निचले स्तर पर ना गया हो। सरकारें आती है जाती है, मुख्यमंत्री बनते हैं, आते हैं जाते हैं, मंत्री बनते हैं जाते हैं। क्या कभी हम सब लोगों ने यह सोचा है कि इस प्रदेश को कैसे आत्मनिर्भर बनाना है और कैसे जो युवा पीढ़ी है उसका भविष्य सुरक्षित करना है? मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं, शिक्षा के स्तर को देखा गया तो गुणात्मक शिक्षा में जो हम सरकारी स्कूलों में अपने बच्चे भेजते हैं, गांव में पढ़ने वाले सरकारी स्कूलों में जब हम अपने बच्चों को भेजते हैं
तो गुणात्मक शिक्षा में हिमाचल प्रदेश 21वें स्थान पर पहुंच चुका था। 2021 में 21वें स्थान पर था, यानी कि सरकार स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की 5वीं का बच्चा भी दूसरी की किताब नहीं पढ़ सकता था। हम स्कूल पर स्कूल खोले जा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जून 2022 से पहले 600 के करीब शिक्षा संस्थान खोल दिए, हेल्थ सेक्टर में संस्थान खोल दिए, बिजली में एक्सटेन ऑफिस बना दिया, आपका एससी ऑफिस बना दिया। महज स्कूल खोलना कोई बड़ी बात नहीं है, एक नोटिफिकेशन हो जाती है। एक्सटेन का भी एक ऑफिस खोलना कोई बड़ी बात नहीं, एक नोटिफिकेशन हो जाती है। लेकिन क्या हम जो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके माता पिता को भी धोखा दे रहे थे? वो स्कूल तो जा रहा था लेकिन उस प्रकार की शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहा था जिस प्रकार की शिक्षा की उसे जरूरत थी, जो भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सके। पहली बार ऐसा हुआ। हमने कहा हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, हम समाज के उन 75 लाख लोगों के लिए जिनसे 28 लाख परिवार बनते हैं, उनकी सेवा करने का दायित्व हिमाचल प्रदेश की सरकार को इन 75 लाख की जनता ने हमको दिया है। सबने कहा कि ये स्कूल बंद नहीं होने चाहिए, पहली बार होगा कि स्कूल बंद होंगे। जब मंत्रिमंडल की बैठक हुई तो भी दबाव था। मैंने कहा ऐसे स्कूलों का फायदा क्या है जहां आपने नोटिफिकेशन +2 साइंस आर्ट्स की कर दी और 7 लगते स्कूल से दूसरे टीचर भेज दिए। इससे क्या हुआ? उस स्कूल का रिजल्ट भी खराब हुआ और जहां से टीचर भेजे उस स्कूल का रिजल्ट भी खराब हुआ। और हमने फैसला किया 600 के करीब संस्थान, बड़े दुखी मन से हमने फैसला किया कि हम नहीं खोलेंगे, क्योंकि हम जनता को धोखा नहीं देंगे।